हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू प्रेप हब। आज हम बात करेंगे 1857 रिवोल्ट के पार्ट सेकंड की, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे आम जनता यानी सिविलियन पॉपुलेशन ने रिवोल्ट को ज्वाइन किया, इसके स्टॉर्म सेंटर्स और लोकल लीडर्स। उसके बाद बात करेंगे कि कैसे ब्रिटिशर्स रिवोल्ट को सप्रेस करने में कामयाब हुए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिविलियन ज्वाइन। हमने अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि कैसे सोसाइटी की हर एक क्लास ब्रिटिश रूल और ब्रिटिश पॉलिसीज से परेशान थी। रिवोल्ट के ज़रिए उन सभी को अपने ग्रीवेंसेस को एक्सप्रेस करने का मौका मिल गया। तभी इस रिवोल्ट में पीजेंट्स, आर्टिसंस, शॉपकीपर्स, लेबरर्स, जमींदार्स, प्रीस्ट और यहाँ तक कि सिविल सर्वेंट्स ने भी बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया, जिससे रिवोल्ट को और स्ट्रेंथ मिली। पीजेंट्स और छोटे जमींदारों ने मनी लेंडर्स के अकाउंट बुक यानी बही खातों और डेट रिकॉर्ड को जला दिया। सिविलियंस ने ब्रिटिश द्वारा एस्टैब्लिश किए गए लॉ कोर्ट्स, रेवेन्यू ऑफिसेस, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स और पुलिस स्टेशन पर हमला बोल दिया। ये रिवोल्ट इतना एक्सटेंसिव था कि इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता था कि सिर्फ अवध में ही लगभग 1.5 लाख लोग मारे गए थे, जिसमें 1 लाख तो सिविलियंस ही थे। इस तरह रिवोल्ट को आम जनता के पार्टिसिपेशन ने मास कैरेक्टर प्रोवाइड किया। दिल्ली को कैप्चर करने के 1 महीने के अंदर ही रिवोल्ट कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स में स्प्रेड हो गया। इंडियन सिपाही दिल्ली की ही तरह डिफरेंट एरियाज में जाते और वहाँ के लोकल लीडर्स को विद्रोह में शामिल होने के लिए रिक्वेस्ट करते, जिससे उन्हें एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप मिल सके। आइए अब रिवोल्ट के स्टॉर्म सेंटर्स और उनके लीडर्स के बारे में जान लेते हैं। मेरठ से रिवोल्ट स्टार्ट होकर पहुंचा दिल्ली। दूसरे इंपॉर्टेंट सेंटर्स थे बरेली, लखनऊ, फैजाबाद, कानपुर और झांसी। दिल्ली की बात करें तो यहाँ 80 इयर्स ओल्ड बहादुर शाह दिल्ली के नॉमिनल और सिंबॉलिक हेड बनाए गए। हालांकि रियल मिलिट्री पावर सोल्जर्स के पास थी। 3 जुलाई 1857 को बख्त खां दिल्ली पहुंचे और उन्होंने असली कमान संभाली। 70 वर्षीय सूबेदार बख्त खां बरेली से थे। वे 40 साल तक ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी में काम कर रहे थे और काफ़ी सारे वॉर्स लड़ चुके थे। इंडो अफगान वॉर में भी उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बगावत कर दी। बरेली, जो कि दिल्ली से सिर्फ 285 किलोमीटर की दूरी पर है, बख्त खान को दिल्ली में जो हुआ उसकी खबर मिल चुकी थी। वो अपने सोल्जर्स को लेकर दिल्ली पहुंचे। वहां आकर उन्होंने इंडियन सोल्जर्स से रिवोल्ट की कमान अपने हाथों में थाम ली। अब बहादुर शाह, जिन्हें मेरठ से आए सोल्जर्स ने इंडिया का एम्परर घोषित कर दिया था, उन्होंने एक कोर्ट एस्टैब्लिश किया जिसमें 6 आर्मी मैन और 4 सिविलियंस थे, और इस कोर्ट में एम्परर के नाम पर सभी डिसीजंस लिए जाते थे। पर क्योंकि जब एम्परर वीक होते हैं तो पावर कोर्ट के पास आ जाती है, इसीलिए रियल पावर कोर्ट की हेड जनरल बख्त खान के पास थी, और इस तरह जनरल बख्त खान ने दिल्ली से रिवोल्ट को लीड किया। आइए अब बात करते हैं बरेली की। बरेली में सिपाहीज को लीड कर रहे थे खान बहादुर खान। ये रोहिलखंड के फॉर्मर लीडर हाफिज रहमत खान के पोते और डिसेंडेंट थे। ईस्ट इंडिया कंपनी से इन्हें पेंशन मिल रही थी। इन्होंने कुछ ही समय में 40,000 सोल्जर्स की आर्मी खड़ी कर दी। इनसे टक्कर लेने में तो ईस्ट इंडिया कंपनी के पसीने छूट गए। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला, जो मद्रास के नेटिव थे और फैजाबाद शिफ्ट हो गए थे, रिवोल्ट को लीड कर रहे थे। इन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ बैटल ऑफ चिन्हट लड़ा, जिसमें ब्रिटिशर्स को कड़ी टक्कर दी। इस बैटल में हेनरी लॉरेंस, जो एक ब्रिटिशर था, उसे खदेड़ दिया गया। आइए अब लखनऊ की बात करते हैं। उस समय लखनऊ अवध की कैपिटल हुआ करती थी, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1856 में अवध को अनेक्स कर लिया था और अवध के नवाब वाजिद अली शाह को एग्जाइल दे दी थी। उन्हें फोर्सफुली कलकत्ता भेज दिया गया था। नवाब वाजिद अली शाह की वाइफ थी बेगम हजरत महल, और उनका बेटा था बिरजिस कादर। अवध में रेबेलियन की शुरुआत 4 जून 1857 को हुई।
ऐसे में बेगम हजरत महल ने लखनऊ की लीडरशिप अपने हाथों में ले ली और ब्रिटिश कादर को नवाब घोषित कर दिया। बेगम हजरत महल के सामने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी टिक नहीं पाई और बेगम ने लखनऊ को अपने कब्जे में ले लिया। पर अब भी ब्रिटिश रेजिडेंसी में ब्रिटिश रेजिडेंट हेनरी लॉरेंस और उनके साथ में बहुत सारे यूरोपियंस और उनके वफादार सिपाही छुपे हुए थे। इंडियन सिपाहियों ने इस रेजिडेंसी को चारों ओर से घेर लिया और उस पर अटैक कर दिया, जिसमें हेनरी लॉरेंस मारे गए। आइए अब देखते हैं कानपुर में रिवोल्ट कैसे स्प्रेड हुआ। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर के बाद ब्रिटिशर्स ने पेशवा बाजीराव टू को बिठूर भेज दिया था। बिठूर कानपुर डिस्ट्रिक्ट में ही एक छोटा सा कस्बा था और वो ब्रिटिशर्स की पेंशन पर जी रहे थे। इनका एक एडॉप्टेड सन था ढोंडू पंत। इन्हें नाना साहेब के नाम से भी जाना जाता है। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ढोंडू पंत यानी नाना साहेब को पेशवा मानने से इनकार कर दिया और साथ ही उन्हें पेंशन देने से भी इनकार कर दिया था। अब इन सर्कमस्टांसेस में कानपुर में सोल्जर्स ने नाना साहेब को लीडरशिप सौंप दी। नाना साहेब की लीडरशिप में ब्रिटिशर्स को कानपुर से खदेड़ दिया गया और खुद को उन्होंने पेशवा डिक्लेयर कर दिया। उन्होंने बहादुर शाह को भी इंडिया का एम्परर घोषित कर दिया और खुद को उनका जनरल। अब ज़्यादातर ब्रिटिश सोल्जर्स कानपुर से भाग गए थे, बस सर ह्यू व्हीलर वहाँ रह गए थे। उनको भी सोल्जर्स ने घेर कर मार डाला। अब बात करते हैं आरा बिहार की। यहाँ पर कुंवर सिंह जो 70 इयर्स ओल्ड थे, ये जगदीशपुर के जमींदार थे। इन्होंने यहाँ 1857 की रिवोल्ट की कमान संभाली। ब्रिटिशर्स ने इनकी ज़मीन छीन ली थी, जिससे ये उनसे नाराज़ थे और बदला लेने के लिए कैंट के सोल्जर्स के साथ पहुँच गए। इन्होंने सोल्जर्स को आरा बिहार से लीड किया। अब बात करते हैं झांसी की। रिवोल्ट की सबसे बहादुर लीडर थी रानी लक्ष्मीबाई, जिन्होंने झांसी में सिपॉइज को लीड किया। रानी लक्ष्मीबाई के हस्बैंड राजा गंगाधर राव के डेथ के बाद उनके एडॉप्टेड सन को ब्रिटिशर्स ने राजगद्दी पर बैठने की अनुमति नहीं दी और डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लागू करके झांसी को अनेक्स कर लिया। झांसी से निकाले जाने के बाद उन्होंने ब्रिटिशर्स को युद्ध के लिए ललकारते हुए नारा दिया, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। तात्या टोपे जो नाना साहेब के क्लोज एसोसिएट थे, उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को ज्वाइन कर लिया और दोनों ग्वालियर की ओर बढ़ चले। यहाँ रानी लक्ष्मीबाई और ब्रिटिशर्स के ट्रूप्स के बीच में जोरदार घमासान हुआ। रानी लक्ष्मीबाई ने इस युद्ध को बहुत ही वीरता के साथ लड़ा। फ्रेंड्स, हालांकि 1857 रिवोल्ट ब्रेव लीडर्स के सुपरिटेंडेंस में लड़ा गया, मगर फिर भी ब्रिटिशर्स ने इस रिवोल्ट पर काबू पाने में कामयाब रहे। उन्होंने समय रहते वॉर को सप्रेस कर दिया। चलिए जानते हैं ये सब उन्होंने कैसे किया। स्टार्ट करते हैं दिल्ली से। यहाँ पर जॉन निकोलसन ने एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले किया। उन्होंने 20 सितंबर 1857 को दिल्ली को कैप्चर कर लिया। बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया गया, जहां पर उन्हें कैद में रखा गया। अब दिल्ली में बचे थे उनके 2 बेटे, पर लेफ्टिनेंट हडसन ने उन्हें कैप्चर किया और पब्लिकली शूट कर दिया। बाद में 1862 में बहादुर शाह जफर ने भी रंगून में दम तोड़ दिया। इस तरह दिल्ली में चली विद्रोह की आंधी शांत हो गई। अब बात करते हैं कानपुर की। कानपुर में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की कमान संभाली सर कॉलिन कैंपबेल ने, जिनके सामने नाना साहेब टिक नहीं पाए। वो 1859 में भागकर नेपाल चले गए। उसके बाद ना उन्हें कभी किसी ने देखा और ना ही उनके बारे में कुछ सुना गया। तात्या टोपे जो नाना साहेब के क्लोज एसोसिएट थे, झांसी की ओर निकल गए। झांसी पहुंचकर उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को ज्वाइन कर लिया। झांसी को कैप्चर करने की जिम्मेदारी दी गई थी सर ह्यूज रोज को। इसी दौरान झांसी की रानी बहुत ही वीरता के साथ लड़ी और लड़ते लड़ते जून 1858 को वीर गति को प्राप्त हो गई, जिसके बाद तात्या टोपे यहाँ से भागकर सेंट्रल इंडिया के जंगलों में चले गए। वहाँ वो कुछ वक्त तक छिपे रहे। यहाँ से उन्होंने गोरिल्ला वॉर को अंजाम दिया।
अप्रैल 1859 में ब्रिटिशर्स ने उन्हें कैप्चर कर लिया और मार डाला। अब 1859 में बिहार के कुंवर सिंह, फैज़ाबाद के मौलवी अहमदुल्ला और बरेली के खान बहादुर खान को भी मार दिया गया। अब बची बेगम हजरत महल। स्टार्टिंग में सर हेनरी हैवलॉक और सर जेम्स आउटरम ने लखनऊ को कैप्चर करने की कोशिश की, पर वो अनसक्सेसफुल रहे। कानपुर को जीतने के बाद सर कॉलिन कैम्बल यहाँ पहुँचे। गोरखा रेजिमेंट की हेल्प से इन्होंने यहाँ पर फंसे यूरोपियंस को बाहर निकाला और अल्टीमेटली लखनऊ को मार्च 1858 में कैप्चर कर लिया। इसी दौरान बेगम हजरत महल भागकर नेपाल चली गई और वहाँ भेस बदल कर रहने लगी। तो इस तरह से 1857 रिवोल्ट के सभी स्टॉर्म सेंटर्स को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैप्चर कर लिया। 1859 के एंड तक ब्रिटिशर्स ने रिवोल्ट को सप्रेस करके ब्रिटिश अथॉरिटी को इस्टेब्लिश किया। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो को हम यहीं रोक देते हैं और अपने नेक्स्ट वीडियो में हम 1857 रिवोल्ट के फेलियर को समझेंगे और साथ ही रिवोल्ट के कॉन्सिक्वेंसेस को भी जानेंगे। तो तब तक के लिए कीप स्टडिंग एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस। थैंक यू सो मच।